नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम इसमें फिर से सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये वाले 10 क्वेश्चन आपके लिए। तो इसमें मैथ पेडागोजी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो तो सभी लोग करते हैं, कर लेते हैं जो आपके लगाने वाले होते हैं मैथ। लेकिन जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो कई लोगों को नहीं आते हैं, वो गलत कर लेते हैं। क्योंकि आपकी जो सीटेट है इसको क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सारे सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उसको अच्छे से कर लिया जाए। क्योंकि 50% आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, 75 नंबर की आपकी इसमें पेडागोजी आएगी पाँचों सब्जेक्ट से मिला के। तो सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको अच्छे से करना है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ में पेडागोजी से आएंगे यहाँ पे। तो इसमें हम मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप 10 क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। जो भी आपके लिए लगता है कि ये नोट डाउन करना चाहिए क्वेश्चन, तो आप उनको वन लाइनर में नोट डाउन भी कर लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी तक, जिससे सभी तक ये क्लास पहुंच सके। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर आकृति पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति गलत है। तो गलत बताना है कि कौन सी पद्धति गलत है आपकी, अगर आपको प्राथमिक स्तर पर आकृति पढ़ानी है तो। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, गत्ते के स्वरूप का उपयोग करना, मूर्त सामग्री प्रदर्शित करना, अभ्यास के लिए वर्कशीट कार्यपत्रक किस कहते हैं जिसको, वह देना। तो कौन सी पद्धति गलत मानी जाएगी अगर आकृति पढ़ानी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको वर्कशीट नहीं देनी चाहिए, इससे बचा जाता है आप प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, कक्षा 3 की शिक्षिका श्रुति अवनी द्वारा किए गए एक आकलन में उन्होंने पाया कि उनके अधिकांश छात्रों को सही स्थानीय मान और अंकित मान की पहचान करने में कठिनाई होती है। इस भ्रांति का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता। तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसमें संभावित कारण क्या नहीं हो सकता है वो बताना है कि ये कारण नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, बहुत से छोटे बच्चों को स्थानीय मान में कठिनाई होती है क्योंकि यह अमूर्त है। छोटे बच्चे मूर्त शिक्षार्थी होते हैं, उन्हें अपने अधिगम को विकसित करने के लिए संवेदी अनुभवों की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है आपका, बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को वास्तविक दुनिया से जोड़ने में मदद करना महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चे यह नहीं देखते कि स्थानीय गणितीय अवधारणाएं उनके वास्तविक जीवन पर कैसे लागू होती हैं। तो ये नहीं बताना था, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। शिक्षकों को स्थानीय मान लिखने में कठिनाई हो सकती है यदि वे व्यक्तिगत रूप से उन अवधारणाओं को नहीं समझते हैं, जिसमें छात्रों में गलत धारणा पैदा होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर स्थानीय मान में शिक्षकों को भी कठिनाई हो सकती है अगर उनको वो सही अवधारणाओं को नहीं समझते हैं। तो इसका अगला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका चौथा वाला आंसर होगा, कक्षा में छात्रों की लापरवाही और कम ध्यान अवधि। जब श्रुति अवनी स्थानीय मान और अंकित मान की अवधारणा को पढ़ा रही थी। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको क्या बताना था, आपको नहीं वाला बताना था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊपर के 3 वाले तीनों बिल्कुल सही आंसर थे, चूँकि हमें नेगेटिव ढूंढना था। तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या छात्रों को लाभ और हानि सिखाने से पहले वास्तविक जीवन उदाहरण देकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर स्पष्ट करना सहायक है। क्योंकि खाली समय का सदुपयोग करने के लिए, अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, गणितीय अवधारणाओं से जुड़ना, कमजोर छात्रों की मदद करना, या फिर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए।
तो जब छात्रों को लाभ हानि सिखाने से पहले वास्तविक जीवन से उनके उदाहरण देकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर स्पष्ट करना क्यों सहायक होता है, यह पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिगम को सार्थक बनाने के लिए गणितीय अवधारणाएं से जुड़ना। जब आप अधिगम की गणितीय की जो अवधारणा है उनसे जोड़ेंगे तो अधिगम बहुत ही सार्थक होगा। अधिगम मतलब लर्निंग, पहले ही बताया था मैंने। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको जो भी गणितीय अवधारणा जोड़ना है, समझाना है, उनको जो है वो छात्रों के उदाहरण देकर जो उनका वास्तविक जीवन है उससे रिलेटेड संबंधित करके समझाना होगा, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित की शिक्षिका महिमा अपने शिक्षार्थियों को परिमाप की अवधारणा पढ़ा रही थी। उसने अवधारणा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की बजाय उसने अपने तत्काल पर्यावरण से अधिगम के संसाधनों का उपयोग किया। राधिका कुछ डंडे और बक्से लाई जिन्हें उसके घर पर अनुपयोगी रखा गया था। उन वस्तुओं के साथ वह समूह गतिविधि को व्यवस्थित करने में सफल रही और इस प्रकार शिक्षार्थियों को उपयुक्त अवधारणाओं को सीखने में मदद मिली। वह का उपयोग कर रही थी, तो वह किसका उपयोग कर रही थी? सीटेट में आपको ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कई बार लोग इसको देखकर ही समझ जाते हैं कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पेडागोजी बहुत ही सरल होती है, बस आपको उसकी जो लिखावट होती है, जो थ्योरी दी जाती है, वो समझनी होती है। तो गणित की प्रयोगशाला, तत्कालिक पर्यावरण से अधिगम के संसाधन, वेब संसाधन या फिर प्रमाणिक गणित सामग्री। तो क्या इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से, कि वह जो अवधारणा को मौखिक रूप से समझाने की बजाय पर्यावरण में जो अधिगम के संसाधन उपयोग किया है, कुछ डंडे बक्से लेकर जिनको अनुपयोगी रखा गया था, तो उससे जो गणित की गतिविधि व्यवस्थित करके जो समझाई है उसको क्या कह सकते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, तत्कालिक पर्यावरण के से अधिगम के संसाधन। जो वहाँ पर तत्कालिक पर्यावरण था उसके जो अधिगम के संसाधन जुटाकर उसने जो अवधारणा है उसको सीखने में मदद मिली है। तो यह तत्कालिक पर्यावरण के अधिगम से संसाधन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्या के शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर संख्या के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है आपको, नहीं वाला। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? बच्चे संख्याओं और सरल संचालन के बारे में सहज और सांस्कृतिक विचारों के एक समूह से सुसज्जित होते हैं। सीमित मात्रा और क्रम संख्या के साथ काम करने से बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता पर अधिक भार नहीं पड़ता है। गणितीय संक्रियाओं के बाद भाषा और प्रतीकात्मक संकेतन का विकास होना चाहिए। यह एक अवधारणात्मक आधार की कमी को विकसित करता है जो उच्च कक्षाओं में बच्चों को परेशान करता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर पर संख्या के शिक्षण के बारे में कौन सा नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब नेगेटिव बताना है आपको। तो इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा चारों में से? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक अवधारणात्मक आधार की कमी को विकसित करता है जो उच्च कक्षाओं में बच्चों को परेशान करता है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया था, तो ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये वाला ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर आकृतियां के शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आकृतियों के बारे में कौन सा सही है ये बताना है आपको। वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके आकृतियों को पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, कि आप जब वास्तविक जीवन के उदाहरण देके आकृतियां पेश करते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड वाला है, आकृतियों को उनके परिवेश में कई उदाहरणों का उपयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये 2 तो सही हो गए आप पे। तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर आकृतियां नहीं सिखाई जा सकती। तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा,
कि प्राकृतिक जो प्राथमिक स्तर पर आकृतियाँ नहीं सिखाई जा सकती, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिखाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और सेकंड 1 और सेकंड वाला हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 1 और 2 दोनों, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, एक बच्चा प्रायः बहुअंकीय संख्याओं जैसे 30, 40, 400 को पहचानता है, लेकिन वह यह नहीं समझता है कि एक अंक का स्थान उसके मान को निर्धारित करता है। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो इसको कैसे संबोधित करेंगे? आपको वहाँ पर अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको कम से कम 2 बार तो क्वेश्चन पढ़ना ही है, जिससे आप उसकी थ्योरी को अच्छे से समझ पाएँ। तो पहला है, उन्हें अधिक अभ्यास प्रश्न देंगे। उन्हें अपने माता पिता को विद्यालय में लाने के लिए कहेंगे। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता को शिकायत करेंगे या उनको विद्यालय आने के लिए कहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, आधार 10 ब्लॉक जैसे जोड़ तोड़ का प्रयोग करेंगे या उन्हें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे। तो हर जगह क्षेत्र भ्रमण भी सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस संख्याओं में जैसे 30, 400 को पहचानता है, लेकिन वह यह नहीं समझता है कि एक अंक का स्थान उसके मान को निर्धारित करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आधार 10 ब्लॉक जैसे जोड़ तोड़ का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें 3D 2D के बारे में बताया गया है। एक शिक्षक 2D और 3D आकृतियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और मात्रा जैसे माप के बारे में सिखाना चाहता है। इस अवधारणा को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 2D और 3D के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी मात्रा जैसे माप के बारे में सिखाना चाहता है, तो किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं? इस अवधारणा में प्रस्तुत सभी सूत्र स्पष्ट करें। यह पूछना कि उनके कक्षा में पेंट करने के लिए कितने रंग की आवश्यकता होगी, यदि 20 वर्ग मीटर क्षेत्र को पेंट करने के लिए 1 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। अगले में कहा गया है, बच्चे को दूध और सब्जियों की माप में इस्तेमाल होने वाली इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कक्षा में 2D और 3D आकृतियों के उदाहरण प्रस्तुत करें और उस पर एक चार्ट बनवाएं। तो इसका कौन सा तरीका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह पूछना कि उनकी कक्षा में पेंट करने के लिए कितने रंग की आवश्यकता होती है, यदि 20 वर्ग मीटर क्षेत्र को पेंट करने के लिए 1 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। तो इससे आप बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2D और 3D के क्षेत्रफल और मात्रा की अवधारणा को सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताया गया है, कक्षा 5 में एक शिक्षक ने डेटा प्रबंधन पढ़ाया। इकाई के बाद हुई कक्षा परीक्षा में शिक्षक ने दिए गए आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में समस्याएं पूछी। कक्षा में कोई भी परीक्षण में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें क्या है, कक्षा 5 में एक गणित शिक्षक जो डेटा प्रबंधन है वह पढ़ाया है उसने। इकाई के बाद हुई कक्षा परीक्षा में शिक्षक ने दिए गए आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में समस्याएं पूछी कि आपको जो आंकड़ों के निष्कर्ष निकालने में क्या समस्याएं हो रही हैं। कक्षा में कोई भी परीक्षण में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था। इसका क्या कारण हो सकता है? तो कक्षा शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले दैनिक गृह कार्य पर ध्यान नहीं दे रही है, डेटा प्रबंधन विषयों पर प्रश्नों के अभ्यास का अभाव है, कक्षा में दिए गए निर्देशों और किए गए आकलन के बीच अंतर है, या कक्षा में चिंता और भय कक्षा परीक्षा में असफल होने का प्रमुख कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में दिए गए निर्देशों और किए गए आकलन के बीच अंतर। क्या है? कक्षा में दिए गए जो निर्देश हैं और आकलन के बीच एक अंतर है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में
बुनियादी गणितीय कौशल जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि सिखाया जाता है और बाद में उच्च कक्षाओं में बोर्डमास नियम पढ़ाया जाता है। पहले बुनियादी अवधारणाओं में दक्षता प्राप्त करना, फिर उस विषय में दक्षता प्राप्त करना किस रूप में जाना जाता है? आपको पता है कक्षा 1 से 2, 3 चरण में आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये सब सिखाया जाता है। लेकिन अब जब बड़ी कक्षा में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं आप, तो इसमें आपका पहला ही चैप्टर जो है वो बोर्ड मास आ जाता है। तो इस विषय में दक्षता प्राप्त करने किस रूप में जाना जाता है, इसको बताना है। तो आगमनात्मक उपागम, गणित का लंबा आकार, निगमनात्मक उपागम या फिर क्षैतिज गणितीयकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गणित का लंबा आकार। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये एग्ज़ाम आपका जो आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपकी जल्दी आपकी परीक्षाएं भी आ जाएं, क्योंकि यूपी जो सरकार है वो लगी हुई है लगातार रूप से कार्य करने में। तो शिक्षक परीक्षा आपको जल्दी देखने को भी मिलेगी। तो आप सीटेट जरूर क्रॉस कर लें इस बार। और ये वीडियो थोड़ा धीरे धीरे बनाया है समझा के, जिसलिए थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। और सीटेट की इसमें सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी जो प्रैक्टिस सेट। और अगर आप सीटेट को इसे 10 दिन में क्रॉस करना चाहते हैं तो इससे सबसे अच्छा आसान तरीका यही है, पेडागोजी। पेडागोजी जो है, क्योंकि आपकी 75 नंबर की आती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो तो आपने पहले से पढ़े रखे होंगे, और ये भी आपको अगर कोई फैक्ट्स पूछा जाता है किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में या कोई भी उनके जो उन्होंने चीज़ें दी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, ये तो आप वैसे भी बता लेंगे, पढ़ा है क्योंकि। लेकिन जो आपको कन्फ्यूज़न होती है वो पेडागोजी में ही होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों को घुमा के पूछा जाता है। थ्योरी वाइज जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लें। इसमें मैथ पेडागोजी पिछला वाला क्लास जो है वो सीडीपी की थी, ये मैथ पेडागोजी। ऐसे ही हम आपको ईवीएस हो गई, हिंदी पेडागोजी, सभी की पेडागोजी की क्लासेस आपको अच्छे से देते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।